हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपने केमिस्ट्री के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे डिपेंडेड जो मॉडर्न कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग था, नहीं है अभी तो मॉडर्न ही कंसेप्ट चल रहा है। तो क्षमा कीजिएगा, कभी कभी ऐसे वर्ड्स निकल जाया करते हैं। परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, उसका न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होती। जैसा कि क्लासिकल कंसेप्ट में हम लोगों ने जाना था, साइंटिस्ट्स ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। तो ऐसा मॉडर्न कंसेप्ट नहीं कहता, मतलब इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, वेव नेचर को देखते हुए चलें, तो ये कहा जाता है मॉडर्न कंसेप्ट में कि सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, जबकि उसके स्थान पे न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, यानी कि एक स्पेस होता है और इसके 3 डायमेंशन होते हैं और उनका शेप, आकार जो है वो, और उनका आकार कह दें, आकृति कह दें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर जो डायरेक्शन होता है वो 3 डायमेंशनल तो होते ही हैं, अलग अलग होता है। अलग अलग जो है आकार और आकृति के दिशा विन्यास के स्पेस पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इन क्षेत्रों को एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेसेस वेयर electrons are present means more probability to found an electron is known as atomic orbital। उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। प्रति परमाणु ऑर्बिटल जो होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है, वो 3 होल नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स, 3 हम कह सकते हैं इंटीजर्स से उनको शो करता है। इन इंटीजर्स को, इन क्वांटम नंबर्स को n, l और m कहा जाता है। n, l और m कहा जाता है। तो n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, और M को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इन सारे क्वांटम नंबर्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम एटॉमिक ऑर्बिटल को बता रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके पूरी तरह से बताने के लिए इन 3 क्वांटम नंबर्स का यूज किया जाता है। n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, l को एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, m को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो परमाणु
जो होता है उसके ऑर्बिटल्स की मुख्य ऊर्जा, जो मेन एनर्जी, जो वो मुख्यतः ऊर्जा को एक्सप्लेन करना कि कितना जो है ऊर्जा है ऑर्बिटल की, उस ऊर्जा को बताने का काम हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य ऊर्जा को बताता है। और n का वैल्यू बढ़ने से ये एनर्जी लेवल बढ़ता है, n का वैल्यू कम होने से ये एनर्जी लेवल कम होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, सबसे सिंपल एटम है, तो सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा जो एनर्जी है वो केवल n पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और इसके साथ साथ l के वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं आकार के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, अभी तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, मुख्यतः 4 क्वांटम नंबर्स हैं। इन चारों क्वांटम नंबर्स को S, P, D और F लेटर्स से शो किया जाता है। ये लेटर्स हैं जिनसे S, P, D, F ये लेटर्स हैं जिनसे इन चारों क्वांटम नंबर्स चारों ऑर्बिटल्स को शो किया जाता है। 4 तरह के ऑर्बिटल्स नोन है और इन 4 तरह के ऑर्बिटल्स को इनसे शो किया जाता है। तो और शेप के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स को अगर हम बताएं, शेप के अकॉर्डिंग अगर हम इन ऑर्बिटल्स को बताएं तो एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल ये ओवल शेप का होता है, गोल आकार का होता है, कुछ ऐसा आकार इसका होता है ऐसा, और ये भी 3 डायमेंशनल होता है, ऐसा आकार होता है एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल ये डम्बेल शेप का होता है, डम्बेल शेप का होता है। डम्बल तो देखा ही होगा, एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे आप लोग, तो डम्बल तो देखा ही होगा, इस शेप का होता है, ये डम्बल शेप का। डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल ये बाई डम्बल शेप का होता है। ये बाई डम्बल यानी 2 डम्बल को एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम रख दें तो ऐसा शेप इस डी ऑर्बिटल का होता है। एस ऑर्बिटल ओवल शेप का हो गया, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का हो गया, डी ऑर्बिटल जो हो गया वो बाई डम्बल शेप का हो गया। एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा ही जटिल होता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपली उसको डेराइव करके, और जब वो कॉम्प्लेक्स है तो सिंपली उसको डेराइव करके दिखाया नहीं जा सकता, तो उसके शेप को मैं आपको ड्रा करके नहीं दिखा रहा। अब हम बात करेंगे सेल एंड सब सेल, सेल एंड सब सेल। सेल और सब सेल क्या है? ये तो स्ट्रक्चर्स हो गए ऑर्बिटल्स के, बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अभी इनको अब मैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को बताऊंगा। तो सेल एंड सब सेल, सब सेल सेल हिंदी में इसको कहते हैं कोश, सब सेल को हिंदी में कहेंगे उपकोश। कोश क्या होता है? कुछ रखने का प्लेस, या फिर हमारे लिए कोश क्या है? जैसे मान लो अब इस कमरे में बैठे हुए हैं तो ये कमरा हमारा पार्टिकुलर एक सेल, और इस कमरे में हम कहाँ एक्चुअली बैठे हुए हैं? एक कुर्सी है, उस पर हम बैठे हुए हैं, तो ये सब सेल। इस तरह से समझते हैं कि जो मुख्य क्वांटम नंबर है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहें तो जो मुख्य क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n जो है,
वो n ऑर्बिटल्स, n में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके कलेक्शन को हम सेल कहते हैं। एक जैसे n जितने हैं, एक जैसे n, समान n, समान मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि क्वांटम संख्या n का वैल्यू अगर 1 है तो 1 में जितने भी सेल हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उन सब का कलेक्शन। अगर n का वैल्यू हम 1 रखें तो 1 में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, ऑल ऑर्बिटल्स, इनका कलेक्शन जो होगा, कलेक्शन, इनको कंबाइनली हम पूरे को कंबाइनली एक सेल कहेंगे, सेल। और L का कलेक्शन जो होगा, L का जो कलेक्शन होगा, अगर n का वैल्यू 1 है, अब इनके वैल्यूज को हम आगे बताएंगे, आगे चल के थोड़ा सा जान लेते हैं। n का वैल्यू अगर L है, 1 है, तो L का वैल्यू 2 होता है, 0, 1 होगा 0, और n का वैल्यू अगर 2 है तो L का वैल्यू होगा 2, 0 एंड 1। तो ये जनरली 2 जब हो गया तो इनमें जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उनको तो वो सभी मिलके क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। और 2 के लिए ये L का जो वैल्यू है, इनका कलेक्शन सब सेल बनाएगा। मतलब n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सेल को प्रदर्शित करता है, और L जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो सब सेल को प्रदर्शित करता है, सब सेल को प्रदर्शित करता है। n यानी सेल, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब सेल। तो जनरली n के वैल्यू के लिए बोर मॉडल में हम लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेज में पढ़ा हुआ है कि अगर n का वैल्यू हम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन लेते हैं, n बराबर 1 जो है वो k सेल को प्रदर्शित करता है, n बराबर 2 जो है वो l सेल को प्रदर्शित करता है, n बराबर 3 जो है वो m सेल को प्रदर्शित करता है, n बराबर 4 जो है वो n सेल को प्रदर्शित करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह ये सेल को प्रदर्शित करता है। जूनियर में, 9th में, छोटे क्लासेज में हम लोगों ने बस यही पढ़ा है, KLMN। और इसके लिए जो पॉसिबल L का वैल्यू होता है, वो L का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होता है। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो L का वैल्यू जो होगा 0 होगा, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L का वैल्यू जो होगा 0 और 1, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L का वैल्यू जो होगा 0, 1 एंड 2 होगा, और n इज इक्वल टू अगर 4 है तो L का वैल्यू 4 होगा, 0, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले सेल में एक सब सेल होता है, दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं, तीसरे सेल में 3 सब सेल होते हैं, चौथे सेल में 4 सब सेल होते हैं। चौथे सेल में 4 सब सेल होते हैं, और इन सब सेल्स को हम S, P, D, F आदि लेटर्स से शो करते हैं। मतलब पहले में S सब सेल ओनली होगा, दूसरे में 2 सब सेल होंगे, S और P सब सेल होगा, तीसरे में
3 सबसेल होंगे, एस, पी और डी सबसेल होंगे। चौथे में 4 सबसेल होंगे, एस, पी, डी और एफ सबसेल होंगे। क्लियर है? तो ये हो गए सेल और सब सेल। मतलब एक सेल में एक से अधिक सब सेल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो एन जो है सेल को बताता है, यानी मुख्य ऊर्जा स्तर को हम ये कहें कि मेन एनर्जी लेवल को बताने का काम एन करता है। एन क्या करता है? मेन एनर्जी लेवल को बताता है कि मुख्य एनर्जी लेवल क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और एल जो है वो सब एनर्जी लेवल को बताता है कि उस मेन एनर्जी लेवल में कौन से सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। अब इस एनर्जी लेवल की एनर्जीज भी अलग अलग होती हैं। एनर्जी लेवल की एनर्जीज भी अलग अलग होती हैं। एल एस जो है सब एनर्जी लेवल की लोवेस्ट एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी होती है, और एस से अधिक एनर्जी पी की होती है, पी से अधिक एनर्जी डी की होती है, और डी से अधिक एनर्जी एफ की होती है। ये एनर्जी लेवल है सब सेल की, एनर्जी लेवल है सब सेल की। तो एनर्जी लेवल एस की सबसे कम होती है, पी की उससे अधिक होती है, डी की उससे अधिक होती है, और एफ की सबसे अधिक होती है। अब इस बेसिस पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को के लिए जो गोल आकार की कक्षाएं थी, उस भ्रम से आगे चल के जब वेव नेचर पे हम लोग आ गए, तब श्रोडिंगर ने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को शो किया। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को श्रोडिंगर ने शो किया। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, और इसको कब शो किया? 1926 में अपना वेव इक्वेशन भी दिया, और 1926 में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी शो किया गया। किसके द्वारा? श्रोडिंगर के द्वारा। श्रोडिंगर के द्वारा शो किया गया। श्रोडिंगर ने इसको शो किया 1926 में। चलिए, आज हम लोगों ने सेल और सब सेल को समझा, एटॉमिक ऑर्बिटल को समझा। आज का अपना वीडियो यहीं बंद करते हैं, और अपने अगले वीडियो में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि श्रोडिंगर ने 1926 में दिया था। इसको वेव मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, और इसकी मूल बातों को हम समझने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करें, ताकि आप पूरा बेनिफिट ले सकें और अपने केमिस्ट्री को पढ़ सकें।